हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इन दिस सेक्शन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says which of the following statement is true. Okay, first one is saying here absolute 0 degree temperature is not zero energy temperature. बिल्कुल सही बोला गया है बेटा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक तरह से मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, मतलब ये इतना कम टेम्परेचर है जहाँ पे प्रैक्टिकली भी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे कम टेम्परेचर पर जा पाना बहुत मुश्किल होता है। लगभग अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन किया गया कि ऐसा टेम्परेचर, हम जानते हैं गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैसियस मॉलिक्यूल मोशन करना बंद कर दें, स्टॉप हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, उनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी ना बचे, रुक जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास सारे एनर्जी जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है। जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा जरूर, थर्मल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी गैसियस मॉलिक्यूल के लिहाज से देखें जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी उसमें हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट बोल रहा है, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं होंगे। जैसे हम अगर ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, टू डिफरेंट गैसेज एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर हैव इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डिफरेंट गैसेज अगर हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होंगे, इसलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सेम टेम्परेचर पर अलग अलग होगी, जो कि इस तरह से गलत हो गया। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर आर द सेम। नहीं सर, यहाँ भी डिफरेंट गैस बोला गया है, तो इसलिए डिफरेंट गैस होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर वेट आप कहते हो, अलग अलग होंगे। और मॉलिक्यूलर मास अगर अलग अलग है तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ अगले में डी में कहा गया है कि भाई given sample of 1 cc of hydrogen and 1 cc of oxygen, both the NTP oxygen sample has large number of molecule। देखिए, 1 cc हाइड्रोजन का जो होगा उसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। अगर हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो 1/2 मोल होंगे, और अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो 1/32 मोल होंगे। तो हाइड्रोजन के मोल की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए, करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ कोई होगा तो होगा ऑप्शन ए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says here the relation between two specific heats of gases Cp minus Cv equal to R by J, Cv minus Cp equal to this much, Cv equal to 2R and this much। बेटा यहाँ पे मेयर्स इक्वेशन एक होता है बहुत फेमस सा, जिसमें हम लोग लिखते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जनरली हम लोग R को यहाँ पर कैलोरी पर मोल पर केल्विन में लेते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब इसको जूल में बना के रखा गया होगा। और जूल में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के अंदर R जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसे कन्वर्जिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पर J से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 4.2 होती, पता है आपको। और अगर मैं ऑप्शन में जाके तलाशूँ इसको, तो करेक्ट चॉइस हमारा जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says here the equation for ideal gas is PV equal to RT where V represents the volume। Very good, PV equal to RT, जैसा कि सलूशन में यहाँ दिखाया हूँ, आप लोग देखिए। PV equal to RT अगर लिखा हुआ है बच्चों, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, जनरली हम लोग लिखते हैं PV equal to NRT। ठीक है, हम लोग लिखते हैं PV equal to NRT। अच्छा,
और यहाँ दिया हुआ पी वी इक्वल टू आर टी, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 होगी कंपेयर करें तो, और एन की वैल्यू 1 होगी मतलब 1 मोल के लिए ये इक्वेशन लिखा गया। 1 मोल को 1 ग्राम मोल भी कहते हैं यहाँ पर। और इस तरह से अगर ऑप्शन में जाके आप देखोगे बैक जाके तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर लिखा गया है कितने के लिए, 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल मतलब वही 1 मोल जिसको कहते हैं आप, यहाँ पर ग्राम में सब कुछ लिया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says here 3 containers of the same volume contains 3 different gases. The masses of the molecules are m1, m2 and m3 and the number of molecules in their respective containers are n1, n2, n3. The gas pressure is in the containers are P1, P2, P3 respectively. Very good. All the gases are now mixed and put in one of the containers. The pressure P of the mixture. बेटा यहाँ के अंदर क्या बोला गया देखो, वो कह रहा कोई एक डिफरेंट यहाँ पर गैसेज हैं सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखे गए हैं, और पहले गैस का मास m1 है, अगले का m2 है, अगले का m3 है। नंबर ऑफ मोल्स जो उनके लिए गए हैं n1, n2 और n3 लिए गए हैं। द गैस प्रेशर इन द कंटेनर आर P1, P2, P3। अलग अलग जब सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखे गए तो उनके गैसियस प्रेशर जो यहाँ के अंदर हैं P1, P2, P3। फिर कह रहा है ऑल दी गैसेज आर नाउ मिक्स्ड एंड पुट इन वन ऑफ द कंटेनर। केवल एक कंटेनर के अंदर तीनों को एडजस्ट कर दिया गया। मतलब यहाँ के अंदर अब पूछा गया बताइए प्रेशर पी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर जो बना उसका प्रेशर कितना होगा। तो बच्चों ये कहानी बेस्ड है डाल्टन्स लॉ पे। डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर का रूल कहलाता है कि अगर डिफरेंट गैसेज हों उनके इंडिविजुअल प्रेशर कुछ हों P1, P2, P3 इस तरह से, तो उनको अगर उतने ही वॉल्यूम में जितने में कि बराबर वॉल्यूम में तीनों रहे होंगे उतने ही वॉल्यूम के एक ही कंटेनर में रख दिया जाए तो प्रेशर जो होगा पूरा का पूरा प्रेशर जो होगा वो यहाँ के अंदर तीनों के प्रेशर जो इंडिविजुअली थे उसके सम के बराबर होगा। यहाँ डाल्टन्स लॉ के अनुसार P की वैल्यू हो जाएगी P1 + P2 + P3। और ऑप्शन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फॉर हाइड्रोजन गैस Cp - Cv = A, फॉर ऑक्सीजन गैस Cp - Cv = B। सो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बड़ी सिंपल सी बात है। जनरली Cp - Cv = R, ये जो हमारा मेयर्स इक्वेशन होता है उसमें Cp को इन जनरल जब तक सवाल में कुछ नहीं बोला जाता है यहाँ पर Cp को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि इस सवाल में उसके बारे में केवल सिंबल दिया है, कुछ बोला गया नहीं है, तो स्टैंडर्ड केस हम मान के चलेंगे। Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का डिफरेंस = R होगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से बड़ी सामान्य सी बात एक हो गई, Cp - Cv = A, this is for hydrogen gas, Cp - Cv = B, this is for oxygen gas, Cp - Cv = R for any gas। ये स्टैंडर्ड कंडीशन एनी आइडियल गैस सबके लिए लागू होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ के अंदर ये जो है ये इनफैक्ट ये R ही है, ये जो B है ये R ही है, इसका मतलब ये = B = R। देखो बेटा यहाँ हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड केस में दिया गया Cp और Cv के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। अगर उसी को ये लिख के देता कि Cp यहाँ पर ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट बनाना पड़ता, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों साइड, बट ऐसा यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन में जाके तलाशें तो ये = B हमारा मिल रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नंबर 6 सेज हियर इफ a van der Waals gas expands freely, van der Waals gas in the sense रियल गैस, van der Waals इक्वेशन जो होता है वो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। एक तो हम लोग आइडियल गैस मानते हैं जिसमें पास्टुलेट रखते हैं कि भाई ये आइडियल ऐसे कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। यहाँ van der Waals गैस हमारा रियल गैस को हम लोग कहते हैं। देन फाइनल टेम्परेचर, अगर van der Waals गैस कोई रियल गैस वो
फ्रीली एक्सपेंड होने लगे तो टेम्परेचर उसका क्या होगा। बेटा जब कोई वान डेर वाल गैस, कोई रियल गैस फ्रीली एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंशन के लिए जो एक्सपेंड होता है तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे टेम्परेचर घटता है। घटता इसलिए है क्योंकि जब वो एक्सपेंड होता तो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होती है, और इंटरनल एनर्जी खर्च होने का मतलब डिक्रीज होना, डिक्रीज होने का मतलब उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और इस तरह से यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ये। ध्यान रखिए जो बात मैंने आपको बताई रियल गैसेज के लिए लागू होता है, आइडियल गैसेज के लिए नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says here the average kinetic energy of a gas molecule at 27 degrees C this much. Its average kinetic energy at 227 degrees C will be. This is very simple question. काइनेटिक एनर्जी जो किसी, अब कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल गैस मान के चलेंगे, और काइनेटिक एनर्जी किसी आइडियल गैस का जो होता है वो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, और यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारा 3/2 kT होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमें ये दिखाना है कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन करें K2/K1 दो परिस्थितियों में आएगा, T2/T1 इस तरह से K2 की वैल्यू आ गया T2/T1 इंटू K1। इन सब की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है, और T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू केल्विन में बना के रखना, ध्यान रखिएगा। हम रखते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए K2 की वैल्यू हो जाएगी 227 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 273 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, इसमें 273 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। तो T2 इज़ द 500, T1 इज़ द 300। यहाँ मैंने रख दिया है देखिए, और यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दिया था शुरुआती केस में वो मैंने रख दिया है, सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिल रहा है 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल। और ऑप्शन के लिहाज से जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says here the rate of diffusion is faster in solid than in liquid and gases, faster in liquid than in solid and gases, equal in solid, liquid and gases, faster in gases than in liquid। बेटा डिफ्यूजन की प्रोसेस गैस में सबसे तेज होती है, क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आइडियल माने तो होता ही नहीं है, और अगर रियल माने तो होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत कम होता है, इसलिए गैसेस के केस में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन डी होगा, डिफ्यूजन गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। बेटा बॉयल्स लॉ हमारा जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि हम थर्मल फिजिक्स में भी हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में तो आपने पढ़ा ही है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन बी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says here 125 ml of gas A at 0.60 atmosphere and 150 ml of gas B at 0.80 atmospheric pressure at same temperature is filled in a vessel of 1 liter volume. What will be the total pressure of the mixture at the same temperature? सेम टेम्परेचर पर यहाँ क्या होगा मिक्सचर का टेम्परेचर। देखिए बेटा यहाँ के अंदर क्या कहा गया है, सवाल को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। 125 ml ऑफ गैस ये एट प्रेशर दिस। देखिए मैंने एक कंटेनर बनाया है, इसके अंदर 125 जो है ml गैस रखा है, और यहाँ पर कितना प्रेशर रखा है P1। दूसरा कहा गया है 150 ml ऑफ गैस
एट 0.80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.80 हमने उसको P2 मान लिया है, दूसरा कंटेनर हमने यहाँ बनाया है दूसरे के लिए। फिर क्या किया गया है, फिर यहाँ के अंदर कहा गया है कि भैया ऐसा किया गया, ये सब एट द सेम टेम्परेचर इज फील्ड इन ए वेसल ऑफ 1 लीटर। फाइनली उनको क्या किया गया, 150 ml ये वाला था, 125 ml ये वाला था, उन दोनों को ला के मिक्स कर दिया गया एक ही कंटेनर में, जो कि 1 लीटर का था। 1 लीटर इन द सेंस 1000 ml रहा होगा। अब हमसे सवाल ये कर रहा हो, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर वही है, यहाँ के अंदर क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ के अंदर बेटा हम ये कहेंगे कि ऐसा मिक्सचर करने पर इंटरनल एनर्जी जुड़ जाता है, और इंटरनल एनर्जी होता है nRT डिवाइडेड बाई गामा-1। गामा-1 गामा सबके लिए सेम ही होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई मतलब रहा नहीं। nRT के जगह पर PV लिख सकते हैं, मतलब यहाँ P1V1, यहाँ का P2V2 इक्वल टू, ऐसे केस में यही करेंगे, इक्वल टू P फाइनल, ये P फाइनल है, V फाइनल। ठीक है, हम यहाँ के अंदर सारी चीज़ों को रखते हैं। पहले का प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले का वॉल्यूम 125, दूसरे का प्रेशर यहाँ 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वॉल्यूम 150 था, फाइनल वॉल्यूम 1000 ml हो गया। फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर हमारे पास बच्चों सॉल्व करने पर यहाँ आ गया 0.195 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यहाँ ऑप्शन सी से मैच करेगा। आप ऊपर जाके देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ऑप्शन सी में ये जो हमारा सोल्यूशन है मैच कर रहा है। दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज at a given temperature the pressure of an ideal gas of density rho is proportional to। बेटा प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं पे डेंसिटी जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आना चाहिए। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन हम में से हर किसी को मालूम होता, PV इक्वल टू nRT वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है। PV इक्वल टू n के जगह पर लिख देता हूँ मास अपॉन मालिक्यूलर मास इनटू RT। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर फिर इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये वाले V को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ, तो m बाई V हो गया, और m0 को यहाँ ले आया, RT बाई m0 हो गया। m बाई V गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम, मतलब गैस की डेंसिटी हो गई। प्रेशर इक्वल टू रो इंटू RT बाई m0, इसमें से जो घेरा हुआ पोर्शन है सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मास वही है, सब कुछ वही है। डेंसिटी जितना टाइम्स बढ़ाएंगे प्रेशर भी उतना टाइम्स बढ़ेगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के लिहाज से प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज हियर, क्वेश्चन नंबर 12 सेज हियर molecules of gas behaves like, molecules of gas behaves like inelastic rigid sphere, perfectly elastic non-rigid sphere, perfectly elastic rigid sphere, inelastic non-rigid sphere। molecules of a gas, which gas? It is not mentioned in the question. I will take here ideal gas। अगर मेंशन नहीं किया गया तो मैं आइडियल लेके चलूँगा, और आइडियल गैस के केस में काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के पास्टुलेट के अनुसार जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और रिजिड स्फीयर की तरह से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज हियर फिगर शोज दी 2 फ्लास्क कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत अच्छी बात है, एक फ्लास्क यहाँ एक फ्लास्क यहाँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दी वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क 1 इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्लास्क 2। बहुत अच्छी बात है, इसका वॉल्यूम अगर 2V है तो इसका वॉल्यूम V होगा। इसका मतलब द सिस्टम इज फील्ड विथ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 100 केल्विन एंड 200 केल्विन। कोई आइडियल गैस भरा गया है इसमें सेम टाइप का गैस, सेम ही गैस है, लेकिन यहाँ पर जो गैस भरा हुआ 100 केल्विन पे भरा गया, यहाँ 200 केल्विन पे भरा गया है। इफ द मास ऑफ द गैस इन फ्लास्क 1 इज m, अगर पहले वाले में गैस का मास m रहा हो तो अगले वाले में कितना मास रहा होगा, इसमें 200 केल्विन टेम्परेचर जिसमें है छोटे वाले में, उसमें कितना मास रहा होगा। तो देखो बेटा
यहाँ पर मैंने इसका सलूशन दिखाया है। ये रहा हमारा कंटेनर 1 कंटेनर 2 और दोनों कनेक्टेड हैं। कनेक्ट करेंगे तो गैस का रिसाव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, लेकिन ये तब तक होता रहेगा जब तक कि यहाँ पर दोनों साइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इसका पहले वाले चैम्बर का 2V है तो इसका V होगा, और यहाँ ये सारी चीज़ें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैंने दिखाया। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा प्रेशर इन बोथ फ्लास्क विल बी सेम, P1 इक्वल टू P2 और PV इक्वल टू NRT के अनुसार P की वैल्यू हो जाएगी NRT डिवाइडेड बाई V। P1 के लिए हो गया N1RT1 डिवाइडेड बाई V1 और P2 के लिए हो गया NRT2 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है बेटा, यहाँ R दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। N1 की वैल्यू अगर यहाँ के अंदर मैं लिखता हूँ तो N1 के लिए हो जाएगा मास अपान मालिक्यूलर मास। पहले चैम्बर में मास M1 था और मालिक्यूलर मास M0 है, मान लिया। T1 अपान V1। दूसरे चैम्बर में जाएं तो N2 के जगह पर M अपान M0, M कितना होगा उसमें M2 मान लिया, और M0 उसका मालिक्यूलर मास सेम ही गैस उसमें भी है, T2 बाई V2। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगर जाते हैं तो यहाँ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास M2 जो निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये रीअरेंज करने पर ही आएगा M1 इंटू T1 बाई T2 मल्टीप्लाइड बाई V2 बाई V1। यहाँ बेटा सारे चीज़ों की वैल्यू दिया गया है, T1 कितना है, T2 कितना है और V2 कितना है, V1 कितना है। उसके लिहाज से जब हम सारी चीज़ें रखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है M2 इक्वल टू M/4 और करेक्ट चॉइस हमारा जाता है ऑप्शन C। ठीक है, आपको अगर फिर से समझना हो तो फिर से रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Now we have question number 14. Question number 14 says here the equation of state for 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T when occupying volume V will be. This is very simple question. यहाँ PV equal to NRT पे इसको बैलेंस करना है। PV equal to NRT, this is ideal gas equation, world famous equation. PV equal to N in the sense mass upon molecular mass. In the given question mass is 5 gram and molecular mass for oxygen this is 32, and in this way we will get equation PV equal to 5 by 32 RT। और अगर ऑप्शन पे जाके देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर मैच करता हुआ मिलेगा ऑप्शन ये आएगा। आप वापस जाके देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा करेक्ट चॉइस हुआ ऑप्शन ये। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज हियर the RMS speed of the molecules of a gas at pressure 10 की पावर 5 पास्कल and temperature 0 डिग्री C is 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। RMS स्पीड दिया गया है 10 की पावर 5 पास्कल पे और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतना है। इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज रेज टू दिस, प्रेशर को उतना ही बनाए रखे लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को 819 डिग्री C कर दिया गया तो वेलोसिटी क्या होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। VRMS इक्वल टू दिस मच, यहाँ सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, बशर्ते बदलाव केवल टेम्परेचर में हो रहा है। तो VRMS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में ऑफ T, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Comparing will get here VRMS in case 2, VRMS in case 1 equal to स्क्वायर रूट में T2 बाई T1 और इस प्रकार से बेटा VRMS 2 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में T2 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई VRMS 1। ओके, एंड यहाँ के अंदर जब हम चीज़ों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, T2 कितना केल्विन होगा, T1 कितना केल्विन होगा, VRMS की वैल्यू क्या होगी, इसको रखने के बाद हमारा VRMS 2 की वैल्यू आ जाती है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट जाएगा, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज हियर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के अनुसार एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन द सेंस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा बेटा। यहाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन एकदम से रुक जाता है और यहाँ ऑप्शन सी आएगा। एक चीज़ यहाँ गलत छपा हुआ, फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर ये था ऑप्शन के मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, यहाँ लिख लीजिएगा
यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says here, for the specific heat of 1 mole of an ideal gas at constant pressure Cp and constant volume Cv, which is correct? Specific heat of 1 mole मतलब यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट है। यहाँ के अंदर ये कहा गया Cp ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, Cp ऑफ हाइड्रोजन गैस इज दिस, Cv इज दिस। बेटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, ये हम सबको पता होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? R होता है, और R की वैल्यू 2 होती है, तो 1.99 अप्रॉक्सीमेट ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया है। और यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस इस हिसाब से मिलेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ये सब आप निकालोगे तो ये सब मैच नहीं करेगा, ये सब गलत जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ के अंदर करेक्ट आएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Question number 18 says here, a gas mixture consists of molecules of type 1, 2 and 3 with molar masses m1, m2, m3, VRMS molar masses in the sense molecular weight जिसको आप केमिस्ट्री में कहते हो, molecular mass यहाँ पर हम लोग कहते हैं या molar mass कहते हैं। VRMS and K are the RMS speed and average kinetic energy of the gases. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? तो यहाँ के अंदर कौन सा सही है, कौन सा गलत? देखिए यहाँ टेम्परेचर के बारे में कोई जिक्र है नहीं, ये मान के चलेंगे सभी सेम टेम्परेचर की बात की गई होगी। और सेम टेम्परेचर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ नीचे मैंने सॉल्व किया, देखिए यहाँ सेम टेम्परेचर की अगर बात की जाएगी तो VRMS विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में m0। क्वेश्चन में दिया है m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3, मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर ये है, तो यहाँ ऑब्वियसली VRMS जो वेलोसिटी है उसके मास का ऑर्डर उल्टा होगा। और रहा सवाल काइनेटिक एनर्जी का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जहाँ तक सवाल हो टेम्परेचर पर केवल डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर क्योंकि सेम है इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और इस हिसाब से अगर हम वापस जाके ऑप्शन को मैच कराते हैं तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट जाएगा। आप जाके एक बार देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज हियर, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 4 टाइम्स इफ। वॉल्यूम ऑफ गैस 4 टाइम्स कब हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन दिए हैं। पहले में करें टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ वॉल्यूम को हमें 4 गुना करना है। देखते हैं सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। PV इक्वल टू NRT, V इक्वल टू NRT बाई P। यहाँ पर उन्होंने कहा टेम्परेचर को 4 गुना कर दिया जाए कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर मैं ऐसा करूँगा कि टेम्परेचर को 4 गुना कर दूँ, प्रेशर को उतना ही रहने दूँ, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ के अंदर 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है और ऑप्शन ये ही यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऑप्शन ये में बोला गया टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 says here, a gas at 27 degree C temperature and 30 atmospheric pressure is allowed to expand to the atmospheric pressure. If volume becomes 10 times the initial volume, then the final temperature becomes। final temperature यहाँ के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम का 10 गुना कर दिया गया है, तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? देखिए PV इक्वल टू NRT, PV बाई T इक्वल टू NR। NR हमारा नंबर ऑफ मोल तो बदल नहीं रहा, R वैसे भी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया। दो परिस्थितियों में हम तुलना कर रहे हैं, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। तो वैल्यूज रखते हैं भैया। P1 जो हमारे पास है वो 30 और यहाँ वॉल्यूम हमारा V है मान लिया, और T1 हमारा 300 केल्विन है। P2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और V2 10V 10 गुना वॉल्यूम हो गया। T2 क्या होगा? T2 को सॉल्व करके बेटा निकालते हैं तो T2 हमारा 100 केल्विन होगा। 100 केल्विन को डिग्री C में चेंज करेंगे, 273 माइनस करेंगे, हमारा मिलेगा -173 डिग्री C। ओके, और इस लिहाज से यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस हमारा मिलेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट चॉइस होगा।
ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 says here, if the molecular weight of two masses m1 and m2, then at a temperature the ratio of root mean square velocity v1 and v2 will be. रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी बेटा हमें पता है, बहुत फेमस चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ v1 बाई v2 अगर निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर m2 बाई m1, और करेक्ट चॉइस हमारा यहाँ के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी। Now let's proceed down to question number 22. Question number 22 says here, the molar specific heat at constant pressure for a monoatomic gas. मोनोएटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। सभी चीज़ों की वैल्यू यहाँ, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के केस में 5/3 होगा, रख दिया, सॉल्व कर लिया, सिंपल सा सवाल है, सॉल्व कर लिया तो Cp की वैल्यू यहाँ पर बेटा आ गया 5/2r, और 5/2r अगर आ गया तो यहाँ ऑप्शन को मैच कराऊँ तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट जा रहा है ऑप्शन बी। आप जाके यहाँ देख सकते हैं 5/2r ऑप्शन बी में हमको मिल रहा है। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23 says here, kinetic theory of gases provide base for Charles law, Boyle's law and Charles law and Boyle's law none. बेटा यहाँ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में जो पास्चुलेट हैं उन्हीं पास्चुलेट को आधार मान के चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 says here, a perfect gas at 27 degree C is heated at constant pressure. बहुत अच्छी बात है। और कहाँ तक हीट किया गया? 327 डिग्री सी तक, 27 डिग्री सेल्सियस से 327 कर दिया गया। If original volume at 27 degree C is V, then volume at 327 degree C क्या होगा? That is quite simple question. PV equal to nRT, world famous equation. प्रेशर एंड एन और आर, ये चीज़ों में कोई बदलाव हो नहीं रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, और यहाँ V2 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई T1 हो गया, V2 बाई V इक्वल टू T2 जो कि 600 केल्विन में बना के रखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 300 केल्विन में रखने के बाद 2/1 आ गया, यहाँ V2 की वैल्यू 2V आ गई, और इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ गया आप देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया 2V, सॉरी करेक्ट ऑप्शन सी आ गया, आंसर आ गया 2B। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 सेज हियर, हाइड्रोजन गैस इज फील्ड इन अ बैलून एट 27 डिग्री सी. इफ टेम्परेचर इज मेड 40 डिग्री सी, प्रेशर रिमेनिंग सेम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट. सवाल बड़ा प्यारा सा है, कह रहा एक बैलून के अंदर कोई गैस भरा हुआ है और टेम्परेचर गैस का है 27 डिग्री सी। करा टेम्परेचर को 27 डिग्री सी से बढ़ाकर 40 डिग्री सी कर दिया गया, प्रेशर उतना ही बनाए रखना है जितना कि था, तो करा कितना फ्रैक्शन उसमें से हाइड्रोजन गैस कितना फ्रैक्शन बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है किसी बैलून में, ये रहा बैलून, ये रहा बैलून, 27 डिग्री, मान लीजिए इसमें m ग्राम है। टेम्परेचर जब 20 से बढ़ाकर मैं 40 डिग्री सी करूँगा तो इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ेगी और वो एक्सपेंड होना चाहेंगे, और एक्सपेंड होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर को उतना ही रखना है, अगर हम गैस को उतना ही इसके अंदर बंद रखें जितना कि यहाँ था उतना यहाँ भी रखें तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट कंडीशन इज दैट प्रेशर को उतना ही रखना है, और प्रेशर को उतना ही रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ अमाउंट गैस का m ग्राम था, ऑलरेडी m ग्राम था, m ग्राम में से x ग्राम बाहर निकाल देते हैं। जब गैस कम होगा तो प्रेशर भी अपने आप कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा सिचुएशन। यहाँ बचा कितना m-x। अब देखिए बेटा यहाँ के अंदर PV इक्वल टू nRT है, PV इक्वल टू nRT, n इंटू टी इक्वल टू PV बाई आर। P प्रेशर बदल नहीं रहा है, उतना ही है। अच्छा जब प्रेशर देखिए बैलून उतना ज़्यादा फैलेगा जितना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर होगा, दोनों परिस्थितियों में प्रेशर उतना ही है, इसलिए वॉल्यूम भी उतना ही बना रहेगा।
डिवाइडेड बाई आर, इसका मतलब पी वी बाई आर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एन इंटू टी कांस्टेंट हो गया, और एन इंटू टी कांस्टेंट होने का मतलब एन का मतलब मास अपॉन मालिक्यूलर मास इंटू टी कांस्टेंट हो गया। मालिक्यूलर मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब एम इंटू टी कांस्टेंट हो गया। अब मैं दोनों परिस्थितियों को लिख रहा हूँ, m1 t1 इक्वल टू m2 t2, m1 t1 इक्वल टू m2, m1 का मतलब m, t1 का मतलब 20 डिग्री सी को हम केल्विन में रखेंगे 293 केल्विन आ जाएगा, m2 इन दिस सेंस m माइनस एक्स, और t2 को मैं यहाँ के अंदर रखूँगा 40 डिग्री सी था, केल्विन में बनाऊँगा 313 आ जाएगा। यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करें बेटा, तो यहाँ के अंदर सॉल्व करने पर देखिए ये आ गया कुछ इस तरह से 293 अपान 313 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एम। फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए एक्स बाई एम, एक्स अमाउंट बाहर आ गया, टोटल कितना था एम, यही क्या कहलाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस मच, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 1 माइनस दिस मच, और इसको सॉल्व किया तो x बाई एम की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर पूरा सॉल्व करने पर आएगा 0.063, क्योंकि ऑप्शन में 0.063 एग्जैक्टली है नहीं, तो क्लोज आंसर जो वहाँ के अंदर है 0.07, जो कि ऑप्शन ए में मुझे मिल रहा है, था। मैं आपको दिखा दूँ, ऑप्शन इसका कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स प्रोसीड नाउ टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 says here, when volume of a system is increased 2 times and temperature is decreased half of its initial temperature, then pressure कितना हो जाएगा। This is quite simple question. Direct we can solve this question using ideal gas equation, PV equal to nRT। यहाँ n और r में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट निकल जाएगा। यहाँ के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी nRT बाई वी, और यहाँ के अंदर nr को अगर कांस्टेंट निकाल दूँ तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई वी। P1 बाई P2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाइड बाई V2 अपॉन V1, यहीं से मैं ले रहा हूँ फीडबैक। अब यहाँ के अंदर बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, चीज़ों को जो कंडीशन में दिया है क्वेश्चन में रखेंगे। P1 अपान P2 इक्वल टू T1 की वैल्यू T है, तो T2 को कहा आधा करने के लिए, V2 की वैल्यू जो भी माफ करिएगा, V की वैल्यू जो भी था, वॉल्यूम मान लिया V था, तो बाद में वॉल्यूम को दुगना करने की बात की गई है, यानी कि वॉल्यूम V2 के जगह पर 2V हो जाएगा। सॉल्व किया, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 आ गया, 4/1, और इस तरह से प्रेशर की जो वैल्यू हमें मिली, प्रेशर की वैल्यू हो गई P1/4, 1/4 टाइम्स ऑफ P1, इसका मतलब इनिशियल प्रेशर का 1/4 हो जाएगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज हियर, in the two vessels of the same volume, atomic hydrogen and helium at pressure 1 atmosphere and 2 atmosphere are filled। वेरी गुड। एटॉमिक, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन है, H2 नहीं है, H है। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ द सैंपल्स इज सेम, देन एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, CH से दिया है उसको, विल बी रिलेटेड टू दैट ऑफ हीलियम एटम। यहाँ के अंदर बेटा एवरेज स्पीड जो होती है, बाई फार्मूला आता है स्क्वायर रूट के अंदर 8RT डिवाइडेड बाई पाई m0। यहाँ तो बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं, केवल मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड हो गया स्क्वायर रूट में मॉलिक्यूलर मास का के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर कंपेयर करें कि एवरेज स्पीड हाइड्रोजन की, ध्यान रहे एटॉमिक हाइड्रोजन की डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड हीलियम की क्या होगी, तो मॉलिक्यूलर मास जो है उसके स्क्वायर रूट इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन है तो पहले यहाँ क्या आएगा, किसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, हीलियम का। यहाँ नीचे हीलियम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा। ध्यान रहे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो एटॉमिक हाइड्रोजन है, इसके जगह पर रखेंगे 4 और इसकी जगह रखेंगे, अगर ये मॉलिक्यूलर होता तो 2 रखते, बट ये एटॉमिक है इसलिए यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। सॉल्व करेंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आ गया 2/1। इसका मतलब एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन
विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ हीलियम। ठीक है, एंड यहाँ पर इस हिसाब से अगर करेक्ट चॉइस ऑप्शन में जाके देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट चॉइस मिलेगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवरेज स्पीड को उन्होंने वी यूज ना करके सी लिखा है, तो कोई बात नहीं, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सॉल्व करके आप आंसर सही वाला टिक कर दीजिए। सिंबल में आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं लिखते समय, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है साइंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सेज हियर cooking gas containers are kept in a lorry moving with uniform speed. Temperature of the gas molecules inside. एक लॉरी, एक गाड़ी के अंदर जो है इसको भर करके कोई कुकिंग गैस है कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं तो जो भी काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल के उतनी की उतनी बनी रहेगी और उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं घटेगा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के घटने बढ़ने का सवाल नहीं है। तो यहाँ के अंदर जो सही ऑप्शन होगा टेम्परेचर सेम बना रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज हियर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CP/CV क्या होगा। यहाँ पर देखिए डाई एटॉमिक के केस में जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं उसके अंदर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन वाइब्रेशनल की बात वहाँ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें ऐड हो जाता है जो कि वाइब्रेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ के अंदर ये वही चीज़ मैंने यहाँ लिख के समझाया है। देखिए सिंस डाई इलेक्ट्रिक नहीं, माफ़ करिएगा, यहाँ डाई एटॉमिक रहेगा। सिंस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो, जो कि क्वेश्चन में दिया है, हेंस इट विल हैव टोटल 3 ट्रांसलेटरी वाला, 2 रोटेटरी वाला और 1 और जो कह दिया एडिशनल यहाँ वाइब्रेशनल वाला, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ के अंदर हो गए। हेंस इट विल बिहेव एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेंस गामा CP/CV इन दी सेंस गामा, जो कि यहाँ के अंदर 4/3 आता है, कितना हो जाएगा 1.33, और ऑप्शन यहाँ के अंदर जो हमारा करेक्ट जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज हियर फॉर गैस, यहाँ कुछ मिसिंग है, मैंने यहाँ करेक्शन कर दिया है, यहाँ रहेगा R/CV। R/CV ये यहाँ मिसिंग है बेटा, आप लोग राइवल बुक में बना लीजिएगा, यहाँ रहेगा R/CV। R/CV इक्वल टू 0.67। अगर ऐसा है तो करा दिस गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये कौन से डाई एटॉमिक होगा, ट्राई एटॉमिक, कौन से गैस मॉलिक्यूल का ये गैस बना होगा। तो देखिए दिया है R/CV इक्वल टू दिया है 0.67। इसका मतलब CV की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी R/0.67। CV की वैल्यू वैसे क्या होती है, R/गामा -1 इक्वल टू R/0.67 दिया है, गामा -1 इक्वल टू 0.67 हो गया, और यहाँ गामा की वैल्यू 1.67 हो गया। इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोनो एटॉमिक के हिसाब से अगर यहाँ ऑप्शन में मैं तलाशूँ तो हमारा करेक्ट चॉइस जा रहा है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 says here, for an ideal gas molecule अगर कोई सा है तो यहाँ के लिए कौन सी बात सही होगी, चलिए खोजते हैं। आइडियल गैस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो CP की वैल्यू पहले चेक करें। CP की वैल्यू हो जाएगी गामा R डिवाइडेड बाई गामा -1। डाई एटॉमिक के केस में गामा की वैल्यू 7/5 होता है। 7/5 रख के हमने चेक किया, सॉल्व किया तो मिल रहा CP की वैल्यू कितना मिल रहा है, CP की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए 7/2R 3.5R, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख गया। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेज हियर, energy of all molecules of a monoatomic gas having volume V and pressure P is 3/2 PV। 3/2 PV बहुत अच्छी बात है। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ डाईएटॉमिक गैस एज द सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर। यहाँ के अंदर देखो सवाल को गंभीरता से पढ़िए, लिखा गया कोई मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है
और उसके पास एनर्जी जो है वो कितनी है, यहाँ के अंदर एनर्जी दिया गया 3/2 PV, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डाई एटॉमिक गैस एट द सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर। देखो जो मोनो एटॉमिक गैस होता है उसके पास केवल ट्रांसलेशनल ही रहता है, और डाई एटॉमिक के पास ट्रांसलेशनल रहता है और रोटेशनल रहता है। लेकिन डाई एटॉमिक के पास जितना ट्रांसलेशनल रहता है उतना ही मोनो एटॉमिक के पास भी ट्रांसलेशनल रहता है। तो यहाँ के अंदर हम अगर जाते हैं इसको सॉल्व करने, तो क्योंकि डाई एटॉमिक के केस में केवल ट्रांसलेशनल पूछा है, तो ट्रांसलेशनल वाला उतना ही होगा जितना कि मोनो एटॉमिक का टोटल है। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 3/2 PV, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि E की वैल्यू 3/2 PV होता है, जो कि 100% ट्रांसलेशनल होता है। किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए। बहुत अच्छी बात है। डाई एटॉमिक के लिए अगर देखें तो यहाँ 3/2 PV 60% पार्ट, यहाँ टोटल का 60% पार्ट यहाँ ट्रांसलेटरी होता है और 40% पार्ट रोटेटरी होता है। और ये जो ट्रांसलेटरी होता है उतना ही होता है जितना कि मोनो एटॉमिक का टोटल होता है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो कि मैंने अभी बताया था आपको, जो भी हो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा था, यहाँ 3/2 PV ऑप्शन बी आ रहा था। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेज हियर which law states that effect of pressure is same for all portions। यहाँ जो हमारा लॉ ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर सेम रहेगा हर जगह के लिए, वो पास्कल लॉ होता है। यहाँ के अंदर बेटा क्या करते हैं हम कि अगर किसी एक जगह प्रेशर को हम घटा बढ़ा देते हैं तो हर जगह प्रेशर उतना ही आ जाता है। और यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा जो होता है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सेज हियर इन दी रिलेशन n इक्वल टू PV बाई RT। n क्या है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। यहाँ ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेज हियर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वान डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। बेटा एक फार्मूले की तरह इसको याद रखिए आप लोग। वान डर वाल के इक्वेशन में ए और बी जो दो कांस्टेंट आते हैं उनके टर्म में अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू मैं देखूं क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती 8A डिवाइडेड बाई 27RB। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन ये फिलहाल यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36 says here the temperature of an ideal gas is increased from 27 degree C to 927 degree C। बहुत अच्छी बात है। The root mean square speed of molecule become, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ के अंदर क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर मैं केल्विन में बना के इसको देखूँ तो 27 डिग्री सी का मतलब 300 केल्विन, 927 का मतलब 1200 केल्विन, इसका मतलब 4 गुना टेम्परेचर हो गया। और हमें पता है आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर यहाँ रख के मैं चेक करूँ तो Vrms1 अपॉन Vrms2 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। Vrms2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ Vrms1। इसका मतलब यहाँ के अंदर जो आरएमएस वेलोसिटी है वो 2 गुनी हो जाएगी। फाइनल आरएमएस वेलोसिटी इनिशियल आरएमएस वेलोसिटी की 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। और करेक्ट चॉइस अगर ऑप्शन में जाके आप देखोगे तो करेक्ट चॉइस आपका मिलेगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके बच्चों, यहाँ पर ये था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के एक्सरसाइज का पहला पार्ट जो मैंने आप लोगों को समझाया। बेटा आगे जो और क्वेश्चन बाकी हम बारी बारी से आपको भेजते रहेंगे, इसका अध्ययन आप करते रहें। धन्यवाद बच्चों।